हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और इसकी 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। उन वीडियोज़ में हम लोगों ने अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं और अभिक्रिया की दर को किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए किस प्रकार लिखा जाता है और अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की थी, है ना। औसत वेग पढ़ा था, तात्क्षणिक वेग पढ़ा था और किसी भी रिएक्शन के लिए किस तरह से लिखा जाता है इसकी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। दूसरा, मैंने वीडियोस के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कहा पूरी वीडियोस देखने के बाद क्या करना, आपको क्वेश्चन करने थे, लेकिन शायद मुझे लग रहा आप लोगों ने नहीं किए। कोई फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो आप ज़रूर उसे कीजिएगा। ओके, चलिए आज की वीडियोज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला इसमें कारक है, मुख्यतः 5 कारक हैं। अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा तापमान टेम्परेचर, तीसरा उत्प्रेरक की उपस्थिति, चौथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और 5वां है अभिकारक की प्रकृति पर। इज दैट क्लियर। कौन कौन से 5 कारक हैं, अभिकारक की सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक की उपस्थिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक की प्रकृति। 1 बाई 1 करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जिस तरह से लोग बढ़ाएंगे, यानी अभिकारकों की अगर सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऐसा देखा गया कि अभिकारकों की सांद्रता या कंसंट्रेशन जितनी अधिक होती है तो वो रिएक्शन क्या है उतनी ही फास्ट होती, तेज़ी से होती है, यानी उस अभिक्रिया की दर क्या होती है उतनी ही अधिक होती है, यानी अभिकारक क्या करेगा, शीघ्रता से उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एक टक्कर सिद्धांत है। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अभिकारी अणु जितनी अधिक संख्या में होंगे तो उनके बीच क्या होगी, टकराने की संभावना भी अधिक होगी और सभी टक्करों के फलस्वरूप क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है, उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है ना। कुछ टक्करों के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पाद बनता है, यानी एक एनर्जी बैरियर होता है, उसको सारे के सारे अणु जो हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से, उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्कर। तो अभिकारक की अगर सांद्रता, सपोज कीजिएगा अभी आपने कंटेनर में पहले 10 मॉलिक्यूल लिए, अब आपने 100 मॉलिक्यूल आपने ले लिए कंटेनर में, तो टकराने की संभावना किस में ज़्यादा होगी, 100 में ज़्यादा होगी, 10 में कम होगी। जब अधिक टकराएंगे, अधिक मात्रा में टकराएंगे तो प्रोडक्ट अधिक बनेगा, रिएक्शन भी क्या होगी, तेज़ी से होगी, फास्ट होगी। ऐसे मान लीजिएगा अभी आपने N2+3H2 लिया, यानी N2 का एक अणु लिया, H2 का एक अणु लिया, तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। इन केस हम लोग क्या करते हैं, अगर इनकी हम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि इनकी टकराने की संभावना बढ़ जाती है इस कारण। तो इज दैट क्लियर कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारकों की संख्या बढ़ने पर उनके मध्य टक्करों की संख्या, कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर। ओके, दूसरा है टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। हम लोगों को पता है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अभिकारी अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती, बढ़ जाती है। और जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके टकराने की संभावना भी क्या होगी, अधिक होगी। जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी, अधिक टकराएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इसको हम और अच्छे समझ सकते हैं, आगे हम लोग आर्हीनियस समीकरण पढ़ेंगे। वो क्या है, वो आर्हीनियस समीकरण टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, यानी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मध्य एक रिलेशन है, उसके द्वारा ही पढ़ते हैं। थर्ड वन इज उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है।
पहले समझते हैं उत्प्रेरक कहते किसे हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो पदार्थ हैं, वह पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तथा ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और अभिक्रिया के अंत में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इज दैट क्लियर? उत्प्रेरक भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। सामान्यतः हम लोग जो बात करते हैं इस चैप्टर में कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव कैटालिस्ट की हम लोग हमेशा बात इसमें करेंगे। क्वेश्चंस भी आते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आपको क्या लगाना है? वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, तो आपको पॉजिटिवली आंसर देना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर देखिए क्यों बढ़ जाती है? इसका भी कारण है। देखिए ये क्या है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, ये रिएक्टेंट है, ओके, और रिएक्टेंट के लिए क्या है? एक एनर्जी बैरियर है। ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक एनर्जी बैरियर है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? यानी जितने भी अभिकारी अणु होते हैं इनके पास क्या होती है? एक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा होती है, और अगर इनके पास उस ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है तो क्या करते हैं? इस ऊर्जा अवरोध को क्या करेंगे? ये क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और ये एनर्जी बैरियर जो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है। इस ऊर्जा बैरियर को अगर हम पार कर लेते हैं तो क्या होगा? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करता है? अब हम क्या करें? अगर हम इसमें एक कैटालिस्ट अगर यूज कर देते हैं, ठीक है ना, अगर इसमें एक कैटालिस्ट अगर हम यूज कर देते हैं, वो क्या करेगा? इस सक्रियण ऊर्जा जो यहाँ से यहाँ तक की सक्रियण ऊर्जा इतनी है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये सक्रियण ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक, एनर्जी बैरियर से लेकर यहाँ तक, बेस तक। तो अगर हम इसमें कैटालिस्ट अगर हम यूज करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है? इस एनर्जी बैरियर को, यानी इस सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? घटा देता है। यानी अभी जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या था? इस बैरियर को पार करके जा रहा था यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेगा? अगर हम इसमें यूज कर देते हैं कैटालिस्ट तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो है वो सक्रियण ऊर्जा उसकी घट जाएगी और यहीं तक जाएगा, और यहाँ से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, आप समझ सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट अभिकारी अणु यहाँ तक जाएगा तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यहाँ तक जाएगा तो कम ऊर्जा में काम चल जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, जो अभिकारी अणु होंगे, तो बहुत सारे अणु क्या होंगे? इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे अणुओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, जो इस वाले एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। मतलब क्या हुआ कि उत्प्रेरक क्या करता है? एक न्यूनतम ऊर्जा अवरोध का एक नया, एक वैकल्पिक एक मार्ग प्रदान करता है, और इस कारण क्या होता है? अत्यधिक संख्या में अभिकारी अणु जो होते हैं वो अभिक्रिया इस एनर्जी बैरियर को पार करके जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो क्या हमको ध्यान में रखना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। इज दैट क्लियर? उत्प्रेरक की उपस्थिति में
अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्यों घट जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर इसलिए घट जाती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि ये संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, बढ़ा देता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है या कोई नहीं। तो अब क्या लगाना है, इस संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। फोर्थ वन इज पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। सरफेस एरिया में तो क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, डेली हम लोगों ने प्रयोग भी किया है। आपको एक लकड़ी का लट्ठा आपने देखा होगा, लकड़ी का आपको मोटा सा एक लट्ठा आपको दे दिया जाए और एक आपको दे दिया जाए लकड़ी का चूरन, जिसको बुरादा कह सकते हैं, या लकड़ी का आपको जो छीलन होता है, जो बढ़ई जब काम करते हैं कारपेंटर, तो छीलन जो निकलता है वो आपको दे दिया जाए। तो अगर हमसे दोनों आपको जलाते हैं तो आप देखते हैं कौन तेज़ी से जलता है। लकड़ी का जो मोटा लट्ठा है वो क्या होगा, धीरे धीरे जलेगा। लेकिन जो लकड़ी का जो बुरादा है या लकड़ी की जो छीलन है, स्क्रैप है, वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से जलती है। क्यों है ऐसा, मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी एक क्या रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो क्या हुआ कि जो ठोस लट्ठा था लकड़ी का, वो क्या होता है, धीरे धीरे जलता है, यानी उसकी अभिक्रिया की दर क्या है, कम है। लेकिन जो लकड़ी का जो बुरादा है, जो छीलन है, उसकी अभिक्रिया की दर क्या है, अधिक है। तो देखिए लकड़ी का जो लट्ठा होगा उसका क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण क्या होगा, अभिक्रिया की दर भी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, और इनके बीच जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं इनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन का जो चांसेस है, यानी जो कोलिजन का जो चांसेस है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस कारण क्या होता है, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया इन पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्मॉल साइज में आ जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इनके बीच जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अब यहीं पर मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिख करके मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं नंबर आपको व्हाट्सअप दूंगा। क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कोयले का बड़ा टुकड़ा कोयले के चूर्ण की तुलना में धीरे धीरे जलता है। ओके, क्या कारण है कि कोयले का बड़ा टुकड़ा
कोयले के चूर्ण की तुलना में धीरे धीरे जलता है। इसका आपको रीजन बताना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। ओके, अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, अगर रिएक्टेंट होमोजेनियस कंडीशन में है, यानी जितने भी अभिकारी अणु हैं अगर वो एक ही प्रकृति के हैं तो रिएक्शन होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, हमको पता है कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सभी के सभी अभिकारी अणु कैसे हैं, गैसीय स्टेट में है, तो हमको पता है कि जो गैस स्टेट है, गैसीय अवस्था में क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। इसलिए जो गैसी मॉलिक्यूल होंगे, यानी गैस अवस्था में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यानी अभिक्रिया की दर क्या होगी, गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होगी, फिर लिक्विड में आ जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, सॉलिड होगा। इज दैट क्लियर? दूसरी बात करते हैं, ये तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्टेट के बारे में बात होगी। इसी में देखिए, अगर किसी रिएक्शन में जो भी अणु हैं, अगर वो उनकी जो प्रकृति है आयनिक है या ध्रुवीय है, तो अभिक्रिया क्या होगी, बहुत तेज़ी से होगी। जैसे अगर NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिया प्लस AgNO3, अब ये दोनों कैसे हैं, आयनिक नेचर में है। NaCl भी कैसा है, इस पर पॉजिटिव आयन होता है, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, दोनों कैसे हैं, आयनिक नेचर में है। तो यहाँ पर वो क्या देखो बन जाएगा, AgCl का इसमें वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा और प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों का नेचर कैसा है, आयनिक है। अणु यहाँ पर कैसे हैं, आयनिक प्रकृति के हैं। आयनिक रिएक्शंस क्या होती है, बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है। यानी यहाँ पर कोई बंध टूटा नहीं है, ना नया कोई यहाँ पे बॉन्ड बनता है। सिर्फ क्या होता है, आयन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी कि यहाँ से क्या हुआ, सोडियम आयन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, सिल्वर के द्वारा। इसी तरह से क्लोराइड आयन रिप्लेसमेंट हो गया NO3 के द्वारा। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, यानी पुराने बॉन्ड टूटेंगे अणुओं के मध्य और नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जब नया कोई हमको पुराना बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण क्या होता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है, वो कम हो जाती है। जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। क्यों, यहाँ पर क्या हुआ, इस N और N के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस ये H और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये टूटेगा। फिर नया यहाँ पर बॉन्ड क्या बना, NHHH, यानी नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड टूटा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड टूटा, और फिर क्या हुआ, इसने नया बॉन्ड फॉर्मेशन बनाया, नया कोवेलेंट इसने बॉन्ड बनाया। इसलिए क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में भी काफ़ी समय भी लगता है, और रिएक्शन क्या होती है, वो स्लो हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट होती हैं, जो जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिएगा कौन कौन से कारक हैं। अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप के भी समानुपाती अभिक्रिया की दर, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। ये अभी आपने पांचों एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको शायद समझ में आया होगा। आप क्या कीजिएगा, इसके प्रॉपरली आप नोट्स बनाइएगा। एक दो बार अगर आपको समझ में नहीं आता, वीडियो आप एक दो बार देखिएगा। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है
इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 88 680 39 718। अगर आप लगातार कंटिन्यू आप वर्क करेंगे सही से तो निश्चित आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के साथ ये वीडियो आज की समाप्त होती है।